गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सबका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग श्रृंखला प्रारंभ किए हुए हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के 20 वर्ष के प्रश्नों के तो हल करने का। तो इसमें 1993 का हम हल कर चुके हैं। अब आज प्रस्तुत कर रहे हैं हम आप लोगों के सामने 1994 की परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र का। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध हो जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। बनता नहीं है, शुद्ध होता है। तो इसका सी है। किडनी का मतलब होता है गुर्दा। इसके बाद अगला है, हाइड्रोफाइट होते हैं। हाइड्रो का मतलब पानी। तो एक समुद्री जानवर को और एक पौधे के रोग को, जलीय पौधे को या जड़ रहित पौधे को, तो हाइड्रोफाइट बोलते हैं जलीय पौधे को। ठीक है। तो ये यानी कि मिट्टी के बिना पौधों के उगाने की एक विधि होती है हाइड्रोफाइटा। ठीक है। तो जो इस विधि द्वारा पौधे विकसित किए जाते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगला है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है या अव्यवस्थित होती है। तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो अव्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई कहीं बढ़ती है कहीं घट जाती है, क्योंकि उसमें बराबर जो है वो यानी कि परिवर्तन नहीं होता। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ को लगभग 80% पदार्थ पाया जाता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। ठीक है। तो अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। भारत का नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा। नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा, ये कारण दिया हुआ है। ए का और यानी कि कारण दोनों सही हैं, दोनों का और कारण सत्य हैं, लेकिन ये उसका व्याख्या नहीं करता। ये का सत्य है और का असत्य है। का सत्य है परंतु का असत्य है। तो इसमें यह है कि दूसरा वाला गलत है। भारत नाभिकीय यंत्र का मतलब होता है कि नाभिकीय यंत्र तो भारत स्थापित करेगा ही करेगा। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो का सत्य है और का गलत है। इसके बाद प्रश्न है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो लोहे के की पारे की रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने कारण, लोहे का भार पानी से अधिक होना तथा पारे में कम, लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक लेकिन पारे से कम होता है। यही घनत्व का ही मामला है। लोहे का घनत्व तो पारे से अधिक होता है लेकिन पानी से अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है। ठीक है, इसलिए पानी में डूब जाती है और पारे में तैरती रहती है। अगला प्रश्न है, जब दो समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। समानांतर कह रहा है, 2, 1, 6 और अनंत। तो कितने बनते हैं। ठीक है, अनंत बनते हैं, क्योंकि जो पेनी की n/360 बाई थीटा इंटू 3/60 बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होता है 360 बटे कोण और -1। ठीक है, तो यहाँ पर 360 बटे 0 है, तो 0 से जब भाग देंगे तो अनंत आएगा। अगला है, ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दिया जाता है। ट्रिपल एंटीजन जो टीका है किस लिए दिया जाता है। पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया। ठीक है, अब डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, तो उसका नाम ट्रिपल एंटीजन का मतलब होता है DPT। ठीक है, तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस को रोकने के लिए ही दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद, तेल जल के तल पर फैलता रहता है या फैलता है क्यों। तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल जल का तनाव पानी से अधिक होता है, तेल का जल तनाव पानी से कम होता है। यही उत्तर होगा।
ठीक है। तेल के पृष्ठ तनाव पानी से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण तेल पानी के ऊपर तैरता है। और इसीलिए तेल में लगी हुई आग को बुझाने के लिए कभी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत होता है हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन। तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, थोरियम का नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन गैस वाले बम का विस्फोट, डायनेमाइट और टीएनटी का विस्फोट, ये दोनों गलत है। ड्यूटेरियम का, ठीक है, ड्यूटेरियम का जो नाभिकीय संलयन होता है उसी से क्या बनता है, हीलियम गैस बनती है, परिणाम स्वरूप बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। दूरबीन का आविष्कार इसमें से किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, दूरबीन का टेलीस्कोप की बात कर रहा है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता, एड्रेनिल, टायरोसिन, गुआनिन और सिस्टोसिन। ठीक है, तो इसमें टायरोसिन जो है वो अमीनो अम्ल नहीं बनाता। इसके बाद है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, क्योंकि बर्फ सड़क की सख्त होती है, गलत है। सड़क बर्फ से सख्त होती है, भी गलत है। जब हम अपने पैर को धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। ठीक है, और डी है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो यही घर्षण का ही है, जिसमें घर्षण ज़्यादा होगा हम उसमें आसानी से चल देंगे। ठीक है, तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए हम उसमें सही ढंग से नहीं चल पाते हैं, फिसल जाते हैं। पेंसिल का लीड क्या होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का कार्बन का एक अपरूपक है जो विद्युत का सुचालक होता है। 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या, विषम जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है, पारिस्थितिकी विज्ञान, अनुवांशिकी, जननांकी और वायरस विज्ञान। तो ये है जननांकी। आप लोग जानते हैं ये सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जननांकी डेमोग्राफी, ठीक है, इसमें जनसंख्या का अध्ययन किया। अगला प्रश्न है, कथन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, इसमें जो है ना रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ठीक है, तो पहला वाला गलत है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि उसने आइंस्टीन के सिद्धांत को कभी क्या नहीं किया था, वो नहीं किया था। ठीक है, चलिए अगला है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों? संकेत दुर्बल हैं, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत के शोषित, या पृथ्वी की सतह। तो पृथ्वी की सतह का वक्राकार होना उसका क्या है, मुख्य कारण है। ठीक है, अगला है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि लोलक घड़ियां दूरी पर यानी लंबाई पर निर्भर करती हैं, इसलिए गर्मी के दिनों में लंबे होते हैं, कुंडली का घर्षण करवाए, ये इसका गलत है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, यही है सही। ठीक है, और सर्दियों में घट जाता है जिससे कारण क्या हो जाती है, लगा हुआ समय कम हो जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? कारण है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम हो जाना और वायु दाब भी कम हो जाना। वायु दाब, मंडलीय दाब कम हो जाता है, ठीक है, अतः उबलने के बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, यही इसका सही हो जाएगा। और यही कारण है कि पहाड़ों पर दाल देरी से पकती है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? डीजल की वाष्प और वायु, केवल डीजल और पेट्रोल का मिश्रण, डीजल वायु और पेट्रोल का मिश्रण। ये गलत है, उसमें सिर्फ डीजल भरा जाता है ना, तो डीजल की वायु, वाष्प और वायु का मिश्रण। मिस्टर नेल्सन मंडेला 27 वर्ष बाद जेल से रिहा किए गए थे, कब? 11 फरवरी 1990 को रिहा किए गए थे। ये तब का करंट का क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है कि ये तब का करंट का क्वेश्चन है कि नगरीकरण और राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा आयोग, ग्रामीण समय राष्ट्रीय आयोग और नगरीय कला आयोग। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो उस समय M.R. श्रीनिवासन क्या थे, राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, तो वही इन्हीं मिला हुआ। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में, धनबाद में, जमशेदपुर, भावनगर में।
तो केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पर है? धनबाद में है। प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार में, मसूरी में, नरोरा में और नरेंद्रनगर में। परमाणु इकाइयाँ उत्तर प्रदेश में सिर्फ नरोरा में है, ठीक है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है ये। अगला है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नामक युद्ध हुआ था, ठीक है, इराक और ईरान के बीच में, इराक और कुर्दिश के बीच में, अमेरिका और उसके मित्र देशों द्वारा इराक में आक्रमण, यही है, ठीक है। अमेरिका ने जब यानी इराक पर आक्रमण किया था तो उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। 1986 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था, किसके लिए? नेत्रहीनों के लिए, यानी कि यूएनओ का था ये। अगला है 1986 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था नेत्रहीनों के लिए। यूएस ओपन प्रतियोगिता 1991 में पुरुष एकल किसने खिताब जीता था? स्टीफन एडबर्ग ने जीता था। आप लोगों इसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं कि समझ सकते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, ठीक है, कहाँ से? वेकोनूर से छोड़ा गया था, ठीक है। ज़्यादातर फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया जाता है, लेकिन वेकोनूर से छोड़ा। वह भारतीय जो अंतरिक्ष युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था, वे कौन थे? तो थे मोरारजी देसाई। बीजेपी नेता एल के आडवाणी जो अयोध्या की ओर बढ़ते जा रहे थे को अक्टूबर 1990 में गिरफ्तार किया गया था, कहाँ पर? पटना में, सहरसा में, समस्तीपुर में, सीतामढ़ी में। तो समस्तीपुर में इनको गिरफ्तार किया गया था। बिहार में है, लालू यादव जी ने इनको गिरफ्तार किया था। निम्नलिखित देशों में से किसने नया संविधान हाल में लागू किया है? अफगानिस्तान, वर्मा, जर्मनी और डेनमार्क। उस समय वर्मा यानी म्यांमार ने नया संविधान लागू किया था, वही प्रश्न पूछा है। भूतपूर्व सोवियत गणराज्यों में से वी लैंड सबर्गीस अध्यक्ष हैं, इनमें ये आर्मेनिया के अध्यक्ष थे उस समय। 1991 में मित्रता एवं अनभिधावन संधि हुई, तो किसके किसके बीच में हुई? भारत और नेपाल के यानी कि मध्य ये संधि हुई थी, और ये इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चेरनोबिल त्रासदी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह साइबेरिया में है। त्रासदी में 31 नागरिकों की मृत्यु हुई, लाखों लोग को हटाना पड़ा। इसने कई देशों में तीक्ष्ण विकिरण फैलाया। इसने कुछ देशों को नाभिकीय ऊर्जा का बिल्कुल परित्याग करने के लिए मजबूर किया, ठीक है। पहली बात तो जो है यानी कि इसमें यह है कि यह साइबेरिया में नहीं है, ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक है। 2, 3 और 4 क्या हैं? सही हैं, पहला वाला सही नहीं है। इसके बाद है आप इस बार भी पूछ सकता है, चेरनोबिल भारत रत्न पदक 1990 में किसे दिया गया था? तो उस समय नेल्सन मंडेला को दिया गया था, ठीक है। ये पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद है 1990 का कालिदास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? विजय तेंदुलकर को प्रदान किया गया था। 38वां प्रश्न है, भारत ने इनसेट 1D का प्रक्षेपण कब किया था? तो 12 जून 1990 को किया था। अगला प्रश्न है, मध्यम दूरी की मिसाइलों को हटा लेने का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था, ठीक है। अभी भी ये यानी रसिया का प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जा सकता है। विश्व की निम्नलिखित महाशक्तियों में से किसने गत खाड़ी युद्ध में भाग लेने तो अपनी फौज नहीं भेजी थी? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और अमेरिका। चीन ने नहीं भेजा था तत्कालीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? ठीक है, तो पुरातात्विक खोज यानी खुदाई यही डालते हैं। टेराकोटा और ये शिलालेख वगैरह कुछ नहीं है। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर प्रयोग यानी कौन सा सही नहीं है? यह राजा के कर्तव्यों को निर्देशित करता है, बिल्कुल सही है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ये गलत है। राजनीतिक सिद्धांत स्थापित करता है, वित्तीय सुधार की आवश्यकता पर बल देता है, ठीक है, और बाकी सब सही है। चट्टानों को काट करके महाबलीपुरम के मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लवों ने, चोल ने, चालुक्य ने, राष्ट्रकूट ने। तो पल्लवों ने करवाए थे महाबलीपुरम, पल्लवों ने बनवाए थे 7वीं शताब्दी में। कनिष्क के समकालीन नामों को अध्ययन कीजिए और उन्हें क्या करना है? क्रम से सजाना है। अश्वघोष, कालिदास, वसुमित्र और कंबर, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 क्या हैं?
वही सिर्फ संबंधित हैं किससे, कनिष्क के समकालीन थे, यानी कि अश्वघोष और कंबर। अगला है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है। एलोरा की गुफाएं शकों ने बनवाई, महाबलीपुरम राष्ट्रकूटों ने, मीनाक्षी मंदिरम पल्लवों ने, खजुराहो चंदेलों ने। तो खजुराहो चंदेलों ने बनवाए थे, ये सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, कर्म मीमांसा, वैशेषिक और योग। सांख्य दर्शन भारत की शुरुआत की है। ठीक है। अगला है मूल देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी। गुप्त काल, मौर्य काल, कोलोमिन में से किसी में नहीं। ठीक है, तो गुप्त काल में था बराबरी। अगला है पहाड़ी स्कूल, यानी राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, इनमें से किस यानी शैलियों से प्रदर्शित करते हैं। चित्रकला और ये शिल्पकला, नृत्य कला, संगीत। तो क्या है ये चित्रकला से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से विचार कीजिए अलाउद्दीन खिलजी से कौन सा संबंधित है। उसने कष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों को अधिकारों को समाप्त किया। निम्न कोडिंग स्कीम बताइए, इसमें कौन सा सही है। तो इसमें तीनों सही है। ठीक है। कथन है मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण है ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गलत है। का वाला सही है और क्या है, खा वाला ठीक है गलत है। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुरुष के उत्तराधिकारी के नियम का पालन नहीं किया गया था, क्योंकि औरंगजेब ने दारा को पराजित करके मुगल सम्राट की गद्दी प्राप्त की थी और दारा उसका ज्येष्ठ पुत्र था। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो ये फरीदुद्दीन गंज ए सकर, इनकी जो है ना यानी कि बातों को उसमें संकलित किया गया था, किया गया है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों ने को पराजित किया अफगानों ने। ठीक है। प्रश्न है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। ठीक है, कुशासन के आधार पर। ठीक है, 1856 में कुशासन का आरोप लगाते हुए उसे क्या किया था, अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है और इन्हें ही आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। कथन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इनमें से सही है, दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो राष्ट्रीय भावना की कमी थी भारत में। कंपनी की सेना पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था वो सेवा ले सकता था। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। 1773 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है इन्हें मिलाइए। क्लाइव, बेंटिंग, मेटकाफ और कर्जन। प्रेस पर प्रतिबंध, बंगाल विभाजन। तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से है, तो चौथे में खा, तो चौथे में खा जहाँ हो वही समझ लीजिए, ये इसमें और इनमें दोनों में हो सकता है। अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, और बंगाल में दोहरा शासन। तो बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव ने लगाया। बेंटिंग ने, ठीक है, यानी विलियम बेंटिंग के समय में क्या हुआ था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा, और कर्जन का तो आप लोग पता ही चल गया, तो हमारा ए उत्तर होगा। ठीक है। अगला है मार्लेमेंटो सुधार बिल कब पारित हुआ। 1909 में पारित हुआ और 1909 में ही क्या हुआ था, लागू हुआ था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से, जानते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है।
ठीक है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? संपत्ति का अधिकार सम्मिलित नहीं है। संगठन गठित करने का, सभा करने का और देश के किसी भाग में आने जाने और निवास करने की स्वतंत्रता है। वायसराय में किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किए गए थे। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, ये वाला सही है। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता देता है? एकल नागरिकता देता है, ये भी सही है। नागरिकता भाग 2 में 5 से लेकर के अनुच्छेद और 11 तक है। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है, कौन सा प्राप्त है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, यही जो है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। अगला प्रश्न है, क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? ठीक है, यह राष्ट्रपति को जाएगा। लोकसभा की बैठक में भाग लेने तथा मत देने वाले 2/3 बहुमत से पारित दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन या यह पारित समझा जाएगा क्योंकि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन स्वीकार करे या अस्वीकार करके पास कर दे। ठीक है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा द्वारा किए गए धन विधेयक में बदलाव को स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। अगला प्रश्न है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी थे चौथे राष्ट्रपति। ठीक है, पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे थे वीवी गिरी। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में किया था। कहाँ से? नागौर राजस्थान से किया था। निम्नलिखित योजनाओं में कार्यक्रमों में मेल कीजिए। प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना। ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण, सामुदायिक विकास, आधारभूत उद्योग, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, स्वावलंबन की प्राप्ति के साथ स्थिरता विकास। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि प्रथम योजना में क्या लिया गया था? सामुदायिक विकास लिया गया था। ठीक है, द्वितीय योजना में तीव्र औद्योगिक विकास, तृतीय में आधारभूत उद्योग, चौथे में स्वावलंबन के साथ समृद्धि और पांचवी में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। तो कौन सी? संपूर्ण परिवार का अंगीकरण, गांव का अंगीकरण, विकास खंड का अंगीकरण या जिले का अंगीकरण? तो शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत जिले के अंगीकरण से होता है। तो यहाँ पर अंतिम था ये, तो संपूर्ण परिवार का अंगीकरण यहाँ पे शुरुआत हुआ था। समन्वित ग्रामीण विकास योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये था इसका नाम। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है उस समय पूछा जा रहा था? तो गोवा की। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो एक देश के निवासी गण एवं शेष विश्व के बीच आकर आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा के रूप में भुगतान संतुलन को परिभाषित किया जा सकता है। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो अवमूल्यन का अर्थ है कि मुद्रा के मूल्य में सोने के आधार पर कमी, अर्थात यदि सरकार द्वारा जानबूझ करके अपने देश की मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य देश की मुद्राओं की तुलना में कम कर दिया जाता है तो उसे मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 17 के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रपति की कार्यावधि समाप्त होने के पूर्व उसे पद से हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा? सब लोगों को पता है, महाभियोग के द्वारा। इनमें से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। भारत का यानी कि मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये अथर्ववेद मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में सबसे पहले इसका आता है। इसका यजुर्वेद से मत समझ लीजिएगा कि आयुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, अथर्ववेद।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किस दर्जे को दिया जाता था? तो अब तो दिया जाता ही था ही कहा जाएगा। तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान उसे दर्जा प्राप्त था। अगला है, भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है जो राष्ट्रपति को क्या करता है, अटॉर्नी जनरल के साथ मिल करके राष्ट्रपति को सलाह देता है, कानूनी सलाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत सरकार का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो आसाम है। इसके बाद है, भारत के किन क्षेत्रों में औसत 2 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो किन राज्यों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? जम्मू और कश्मीर राज्य में होती है। का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो बिल्कुल सहारा का मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। अल्जीरिया, लीबिया, माली, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मोरक्को, मिस्र, मैरितानिया तक सब जगह ये क्या हुआ है, ये फैला हुआ है। भूगोल में नवनियतवाद सिद्धांत का जनक कौन है? तो जी टेलर जो है जी टेलर नवनियतवाद के जनक माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरबा किस लिए जाना जाता है? कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। मिलान कीजिए, सिंगरौली, कजराहट, कोयली, आनंद। आनंद दूध के लिए जाना जाता है, तो डी में दूसरा आ गया, तो डी में दूसरा आ गया, यही आपका पूरा हो जाएगा। तो सिंगरौली कोयले के लिए जाना जाता है, कजरहट सीमेंट के लिए जाना जाता है, कोयली जो है वो तेल के लिए जाना जाता है, आनंद दूध के लिए जाना जाता है। भारतीय चमड़े का निर्यात का सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? इंग्लैंड को किया जाता है। ठीक है। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो वो दिन कौन से होते हैं? तो 21 मार्च 23 सितंबर। याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर चमकता है और यही स्थिति 21 मार्च और 22 सितंबर को होती है। ठीक है, तो 21 मार्च और 22 सितंबर, तो यहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर दिया हुआ है, वही होगा। भारत में हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो उसके लिए गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा इसके उत्पादन पर फसल। प्रश्न है, निम्नलिखित किसको पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका को पक्षियों के महाद्वीप के नाम जाना जाता है। भाखड़ा नांगल निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नांगल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। पंजाब, जम्मू कश्मीर है नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं, तो उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर हटा दीजिए, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त जो है ये परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। ठीक है, और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने नाम से इसके पीछे बने जलाशय का नाम गोविंद सागर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना संभव है, ऐसा है, सही है ये। वर्षा के पानी का शीघ्रता के साथ बनकर उड़ जाना, ये भी सही है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों का होना, तो ये सभी सही हैं, उपयुक्त सभी है। डोटेम रेखा क्या होती है? एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई नापी जाती है। पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा। तीर्थ रेखा या कैलेंडर रेखा को इंगित करती है। एक काल्पनिक रेखा जो देशांतर के शून्य अंश से गुजरती है, तो ये नहीं है, वो तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई मापी जाती है, इसे डेटिम रेखा कहा जाता है। अगला है, विश्व का चीनी भंडार किसे नाम जाना जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? लौह अयस्क पूछ रहा है। विंध्य, कडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना। तो कटप्पा जो है ना, कडप्पा, इनमें पाया जाता है। कडप्पा तथा धारवाड़ युग की जलीय एवं आग्नेय शैलों में लौह अयस्क पाया जाता है।
सबसे अधिक लौह एस कडप्पा युग की चट्टानों में पाया जाता है। मैगिनाट रेखा है, मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा निर्धारित करती है। सुमेलित कीजिए, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान। ठीक है, तो अब इसमें किसने किसकी खोज की थी? तो वास्को डी गामा भारत की खोज किया था, कोलंबस भारत खोजने निकला था, अमेरिका की खोज कर लिया था इसने। ठीक है, या ये जो है ना निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है, तो वास्को डी गामा में 2 आ गया, यानी ए में 2 हो जाएगा, तो ए में 2 यही हो जाएगा, तो 2 1 4 3 हो जाएगा। कोलंबस कहाँ का निवासी था? स्पेन का। कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाला, कहाँ का निवासी था? ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान कहाँ का निवासी था? हॉलैंड का निवासी था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1981 में जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व क्रमांक से, ठीक है, इसमें कम होते हुए 4 राज्य कौन से हैं? केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, यही था पहले तब। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल। ठीक है, क्रमशः घनत्व के, ठीक है, कम होते हुए क्रम में था, तो सबसे ज़्यादा बिहार का ही था, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर केरला। भारत की बाघ परियोजना का उद्देश्य है, तो इसमें है बाघ की आदतों का अध्ययन, गलत है। विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना, ये भी गलत है। बाघ को समाप्त होने से बचाना, यही होगा। 1973 में आप यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। सुमेलित कीजिए, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो आसाम की दिसपुर, ठीक है, 3, नागालैंड की कोहिमा 2, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर 4, मेघालय की शिलांग 1। ठीक है, तो सबसे लास्ट में 1 है, 4 है। अब यहाँ 2 3 2 3 दिए तो आसाम की दिसपुर 3 हो जाएगा, बी आपका आंसर सी हो जाएगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 16 अक्टूबर 1905, इसी दिन रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 किस लिए जाना जाता है? 6 अप्रैल 1930 की बात कर रहा है। ठीक है, याद आया कुछ? दांडी यात्रा। ठीक है, लंदन गोल मैंने असहयोग, गांधी इरविन समझौता, ये भी गलत। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए, ठीक है, अप्रैल और यानी मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1930 से उन्होंने यात्रा शुरुआत की थी 78 अनुयायियों द्वारा। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर उन्होंने अब नमक बना करके, ठीक है, और नमक कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था? चंद्रशेखर आज़ाद ने मारा ही नहीं था। ठीक है, वैसे मुठभेड़ में गोलियों से। तो यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र में भाग लिया था। आल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज पुलिस अधिकारी अकेले लड़ते लड़ते उनकी गोलियां समाप्त होने लगे, तो अंतिम गोली को उन्होंने अपने आत्मोत्सर्ग कर लिया। तो यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं होगा, सब गलत है। ठीक है, अंग्रेजों ने मारा ही नहीं था। अगला है, राष्ट्र कवि की उपाधि निम्नलिखित में से किसे दी जाती है जिसने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग किया था? सुमित्रानंद, वो मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल नहीं, जयशंकर प्रसाद गुप्त नहीं, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पर क्या है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के पहले लड़ाई 57 प्रारंभ हुई थी, तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई, 10 मई 1857 मेरठ की छावनी से प्रारंभ हुई थी। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 सशक्त की गई थी रिपेन के द्वारा ना। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, इसलिए उसे क्या माना जाता है? भारत में स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है। अगला है, खिलाफत पार्टी की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, CR दास और नेहरू, यही दोनों हो गए। CR दास और नेहरू ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। ठीक है, ये किसने कहा था? नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है।
किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था 1940 में, जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग किए जाने के बाद उन्होंने ये कथन कहा था। चलिए मिलाइएगा, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो फटाफट प्रार्थना समाज किसने नहीं आता, ब्रह्म समाज, ये तो कम से कम आना चाहिए, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती, बा हो गया रामकृष्ण मिशन, सॉरी दयानंद सरस्वती सा, रामकृष्ण मिशन बा, तो आ सा बा, तो आ सा बा किसी में है। ठीक है, और जो प्रार्थना समाज है, सॉरी दूसरा में से आसाबा, तो दूसरा में आसाबा ये इसी में है आसाबा, तो यही हो जाएगा डी आपका। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, और महागोविंद रानाडे इससे संबंधित थे, इसलिए यहाँ रानाडे को लिया जाएगा प्रार्थना समाज के लिए। तो दा आ सा बा इसमें दिया हुआ है 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद राणा ने स्थापना की थी प्रार्थना समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अप्रैल 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी मुंबई में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में स्वामी विवेकानंद किया था। ठीक है, चलिए अगला है राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं। चंपारण याद आया। ठीक है, 1917, भारत छोड़ो 1942, असहयोग 1920, डांडी 1930। तो पहला कौन आएगा? चंपारण आएगा। तो 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 तो पहला हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग आरंभ किया गया था? तो इसमें तिलक और एनी बेसेंट, यही दोनों होम रूल लीग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने की थी। 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने 1916 में, सितंबर 1916 में अपनी लीग की स्थापना की थी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता का रास्ता, ईश्वर स्मरण एकमात्र रास्ता नहीं, आत्मविलीनीकरण। पहला है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। मानते थे कि सत्य सर्वमान्य है और इसे सत्य यानी कि अहिंसा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा द्वारा भारतीयों को बहुत सी चीज़ें प्रदान की थी, जिनमें से कौन सा आश्वासन, ठीक है, ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी। देसी मजदूरों को यथास्थिति बनाए रखा जाएगा। भारतीय व यूरोपियों सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो यही वाला क्या था? ठीक है, सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, यही पूरा किया था ब्रिटिश साम्राज्य ने। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि रियासतों को हड़पने का समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीयों ने 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित से नाम जाना जाता है। माउंटबेटन योजना 3 जून को घोषणा की थी 1947 को। अगला है इसे त्रिक्रम में सजाइए। रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन, गांधी इरविन समझौता। अब देखिए, होम रूल आंदोलन 1916, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग कांड इसी कारण हुआ था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो सबसे पहला आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है, होम रूल आंदोलन। नहीं, सा हो जाएगा, आ हो जाएगा, बा हो जाएगा, दा हो जाएगा, सा आ बा दा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों द्वारा गठित किया गया था। ठीक है, नाम बताइए इनके। तो आप पैट्रिक लॉरेंस बिल्कुल थे, एवी अलेक्जेंडर बिल्कुल थे, स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी थे, लॉर्ड एमरी नहीं थे, ये नहीं थे, बाकी वो 3 थे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स।
अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर किसने मारा था? ऊधम सिंह ने मारा था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसे इनकी हत्या ऊधम सिंह ने की थी। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे इसके अध्यक्ष। 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने पुणे में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। घनश्याम दास बिड़ला इसके क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए थे। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहाई आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? लाहौर, पटना, पुणे, अमृतसर। तो पटना था। बहाई आंदोलन पटना से संबंधित रहा है। ठीक है, मुसलमानों में कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से बहावी आंदोलन की शुरुआत शाह वजी उल्लाह शाह ने की थी। ठीक है, बाद में शाह अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ठीक है, इस अधिवेशन के निम्न में से अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू। तो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। देखिए, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसी में यानी विभाजन को स्वीकार किया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये थे 1994 का उत्तर प्रदेश का GS का प्रश्न पत्र। पहले 2 पेपर होते थे, GS और एक सब्जेक्ट का पेपर होता था। तो हम सिर्फ और सिर्फ अभी तक, ठीक है, फर्स्ट पेपर ही कर रहे हैं। जब से शुरुआत होगा सेकंड पेपर, तब फिर शुरुआत करेंगे सेकंड पेपर को भी। तो ये दूसरा पेपर था और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसे 2-3 बार देखिए। और काफ़ी ये महत्वपूर्ण है और आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा आने वाले परीक्षा में। तो इन्हीं आशाओं के साथ कि आप लोग अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।